तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन आई शुरू कर दिया था और ह्यूमन आई के कुछ आधा चैप्टर लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर दिया था। इसमें से हमने क्या पढ़ा था? हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। ठीक, जैसे कि मैं एक बार रिवाइज करा देता आपको। देखो, हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन आई में हमने देखा था कि भैया रेटिना क्या होती है। ठीक, ये देखिए हमने क्या देखा था कि रेटिना क्या होती है। रेटिना मतलब जहाँ पे ये होती है रेटिना, जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। ठीक, फिर हमने देखा था कॉर्निया, जहाँ से पूरी लाइट जाती है। आइरिस, जो कि क्या कंट्रोल करता है? प्यूपिल को। प्यूपिल क्या, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये छोटा सा जो हो रहा है ना, ये होता है आपका बिल्कुल, जो देखिए ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसी को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल प्यूपिल कंट्रोल करता है एंटरिंग ऑफ लाइट, की कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आप में एंटर होगी। ठीक, फिर होता है हमारे हमारे उसके प्यूपिल के पीछे लगा होता है लेंस। ठीक, लेंस से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। और हमारी इमेज कैसी बनती है? हमारी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब जैसी वैसी बनेगी, पर इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। फिर ये चीज जाएगी नर्व से, जाएगी, सिग्नल सेल्स होते हैं, ये ले जाएगी नर्व तक, फिर वो नर्व ले जाएंगी ब्रेन तक, और उससे हमें पता पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना है। ठीक, ये भी हमने कर लिया था। फिर हम आए थे पावर ऑफ अकोमोडेशन में, जैसे हमने फोकल लेंथ की कुछ बात की थी। ठीक, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि भैया मसल्स जो होती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तब फोकल लेंथ बढ़ेगा घटेगा, आपकी लेंथ थिक थिक होगी, और तब आप दूर की चीज और पास की चीज देख पाओगे। जैसे कि अगर एक और बता दूं, जब मसल्स जो होंगी, जब मसल्स आपकी रिलैक्स होंगी, आपकी लेंथ थिन हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तब आप दूर की चीज देख पाओगे। फिर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपकी लेंथ थिक हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। फिर हमने ये भी याद किया था, किसी भी एक नॉर्मल आई की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है कि किसी ऑब्जेक्ट को देख सके, वो कितने होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमने डिफेक्ट देखे थे। डिफेक्ट कौन कौन से देखे थे? मायोपिया देखा था, हाइपरमेट्रोपिया देखा था, प्रेस बायोपिया देखा था। मायोपिया में क्या था कि आपकी इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती थी, और इसके लिए हम क्या यूज करते थे? कॉनकेव लेंस। ठीक, मायोपिया मतलब हम पास की चीज देख पाते थे पर दूर की चीज नहीं देख पाते थे। फिर हमने दूसरी चीज पढ़ी थी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपकी इमेज रेटिना के पीछे बनती थी। ठीक, हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज थी कि हमें दूर की चीज तो दिखती थी पर पास की चीज नहीं दिखती थी। इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते थे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, फिर हमने देखा था प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली जो बूढ़े लोग जाते हैं उनको होता है, जिसमें ना उन्हें अच्छे से दूर की चीज दिखती है, ना उन्हें पास की चीज दिखती है। तो हमने इसे करेक्ट करने के लिए कौन सी चीज बोली थी? बायफोकल लेंस बोली थी। ठीक, कल मैंने आपको बना के बताया था कि भैया एक ऐसा चश्मा टाइप का होता है, जैसे चश्मा ही होता है, ऊपर आपका कॉनकेव लगा होता है और नीचे से छोटा सा पार्ट आपको कॉन्वेक्स लगा होता है, जिससे आप दूर की चीज भी देख लोगे और पास की चीज भी। ठीक, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे उसी के आगे का कंटिन्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए, प्रिज्म आपने देखा होगा अपने फिजिक्स लैब में। ये मान लीजिए ये आपके पास प्रिज्म है। ठीक, तो मैं इसमें अपन लोगों ने लाइट में पढ़ा था कि भैया सुनिए, अभी प्रिज्म को छोड़िए, अभी मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए दो मीडियम है, कौन सा? ये एक रेयरर है, ये डेंसर है। हमने देखा था कि ये लाइट आ रही है। ठीक, लाइट कहाँ से आ रही है? इंसिडेंट लाइट आ रही है रेयरर मीडियम से। ठीक, अब जब रेयरर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो हमने याद किया था कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपकी नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। कायदे में अगर देखा जाए तो इसको तो इधर जाना चाहिए, पर वो इधर ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती थी। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि मान लीजिए अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, क्या हो रही है? ये नॉर्मल हो गई आपकी, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती थी। ठीक, कायदे में इस लाइट को ऐसे से जाना चाहिए था, पर वो ऐसे से ना जाके इस नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक, जब कब जाएगी? डेंसर से रेयर में। हमने ये लाइट में पढ़ चुके था। तो बस यही सेम कंसेप्ट अपने को प्रिज्म में लगाना है। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन होता यही है। देखिए मान लीजिए आपका प्रिज्म है, ये जो लाइट है पीक्यू, पीक्यू इंसिडेंट है। ठीक, इंसिडेंट जा रही है, ये आपकी नॉर्मल है, एंड से ये जो है ये आपकी नॉर्मल है। अब देखिए, जब ये रेयर मीडियम है आपका, ये डेंसर मीडियम है। ठीक, तो डेंसर मीडियम में आप ज्यादा भाग नहीं पाओगे, लाइट की भी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए आप नॉर्मल की तरफ थोड़ा सिकुड़ जाते हो, थोड़ा बेंड हो जाते हैं। ठीक, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये नॉर्मल के पास दिखी, नॉर्मल के पास थोड़ा सिकुड़ गई है। ठीक, अब फिर जब ये लाइट बाहर निकलती है, जब जाती है डेंसर से रेयरर जाती है, तो देखिए ये लाइट जा रही है, ये इसकी नॉर्मल है, जो एम और एम डैश है। जब ये लाइट बाहर जा रही है तो नॉर्मल से अवे हो गई, इतनी दूर आ गई नॉर्मल से। कब? जब डेंसर से रेयरर जा रही है। ठीक, तो हमने इसको बोल दिया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई इमर्जेंट रे, जो बिल्कुल आखिरी वाली है।
ठीक है, ये कंसेप्ट मैं लाइट में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि जब रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल के पास बेंड हो जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जा रही है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको नई चीज क्या सीखनी है कि जो इंसिडेंट की लाइट है अगर उसको हम आगे तक बढ़ाएं और जो आपकी इमर्जेंट रे की लाइट है अगर हम उसको आगे तक बढ़ाओ तो एक एंगल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी क्या बता रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये मेन चीज है जो आपको इस प्रिज्म से याद करनी है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब आगे क्या होता है बताता हूँ, इतना समझ में आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रिज्म से क्या होता है, आगे एक नया टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। पढ़ते हैं, द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। देखिए आपने कभी भी देखा होगा, सपोज जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास स्केल होती है, तो आपने कभी कभी देखा होगा जब आप स्केल से ना, हम जब छोटे थे तब स्केल से अपनी आंखों पे रख के देखते थे तो हमें एक रंग बिरंगी लाइट दिखती थी अगर हम स्केल से किसी भी लाइट को देखें। तो करता क्या है एक्चुअली में कि जो आपकी एक सिंपल व्हाइट लाइट होती है ना, वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब गुजरती है तो वो 7 कलर्स में बैंड हो जाती है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक, जब कोई भी लाइट स्प्लिटिंग, जब लाइट जो है नॉर्मल लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने कलर्स में तो हम उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक, तो प्रिज्म में भी यही होता है। मान लीजिए प्रिज्म में कोई एक व्हाइट लाइट जा रही है, जब वो व्हाइट लाइट निकल के बाहर निकलती है तो वो 7 कलर में दिखती है। ठीक, split the incident white light into a band of colors. Note the colors that appear at the two ends of the color band. अच्छा, वो कौन कौन से कलर निकलती है, the various colors seen as violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इसको याद करने के लिए हम कैसे याद कर लेंगे, विबग्योर। किससे याद करेंगे, विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है, लाइट जा रही है डिस्पर्स होके विबग्योर में कन्वर्ट हो जा रही है, सबसे नीचे वॉयलेट सबसे ऊपर रेड। ठीक, अब द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी जो कलर कंपोनेंट जो बैंड हो जा रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जो रेनबो टाइप का दिख रहा है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। रेनबो का जो कंसेप्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। समझ में आ गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, आपको बस इतना समझना था कि भैया एक प्रिज्म है, इसमें से व्हाइट लाइट जा रही है और 7 कलर में बेंड हो जा रही है। ठीक, 7 कलर में डिस्पर्स हो जा रही है। ठीक, तो डिस्पर्जन क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, और कौन कौन से कलर में, विबग्योर में, ये सब लिखा है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अब मैं जैसा बोलूं तो अपन लोगों ने रेनबो देखा होगा। रेनबो जब बनता है, ठीक, रेनबो तो हर टाइम तो बना नहीं रहता कि भैया जब सुबह उठो तो भी रेनबो दिख गया, शाम को उठो तो भी रेनबो दिख गया। ठीक, रेनबो के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस होते हैं। क्या होता है, देखो, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शैरो। रेनबो कब दिखेगा, जब आपकी बारिश बारिश होगी तब। ठीक, कैसे दिखता है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। A rainbow is always formed in a direction opposite to that sun. The water droplets act like a small prism. अभी हमने क्या देखा कि भैया मान लीजिए आपका प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है, इसके बाद वो 7 कलर में बेंड हो जा रहे हैं, है ना, यही व्हाइट लाइट 7 कलर में बेंड हो जा रही है। तो ऐसे ही जो आपकी बारिश की बूंदे होती है ना, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करती है। देखो ये ड्रॉपलेट्स हैं, तो सन की लाइट पड़ रही है तो हर एक ड्रॉपलेट 7 कलर छोड़ रही है। पर इधर समझने वाली क्या बात है कि हर ड्रॉप जो 7 कलर छोड़ रही है, हमें एक ही ड्रॉप से 7 कलर नहीं दिखते, हमें अलग अलग ड्रॉप से अलग अलग कलर दिखते हैं, क्योंकि हम जहाँ खड़े रहते हैं वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि वहां तक आपकी लाइट पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। ठीक, इसलिए दूसरी चीज क्या है, इतनी बात समझ में आ गई कि भैया हमें रेनबो कैसे दिखता है, जब सन की जो व्हाइट लाइट है पानी की बूंदों पे पड़ती है तो वहां से वो टकरा के 7 कलर छोड़ती है। ठीक, इससे हमें रेनबो दिखता है। दूसरी बात, हमें रेनबो देखने के लिए हमें सन जो है हमारी बैक की तरफ होना चाहिए, तब हमें रेनबो दिखेगा। ठीक है, देखो जैसे आई जो है वो इधर देख रही है और सन इसके बैक पर है, ठीक, तभी हमें रेनबो दिखेगा। तो इधर आपकी जो ड्रॉपलेट है वो कैसा काम कर रही है, वो प्रिज्म की तरह, प्रिज्म की तरह काम कर रही है, तभी आपकी सन की जो व्हाइट लाइट है वो बैंड हो रही है 7 कलर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अब दूसरा टॉपिक क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, समझ में आ गया आपको, पिछले 2 टॉपिक हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा और एक क्या पढ़ा कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक, अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अभी पढ़ता नहीं, हम सिंपल भाषा में बताता हूँ कि मान लो, देखो अपने को मालूम कि अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं,
और हर लेयर में कुछ ना कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट होते होंगे। तो वो जो डस्ट, वो टाइनी पार्टिकल हैं, वो लाइट के लिए एक रिफ्रैक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक। और पढ़ते हैं अपन, atmospheric refraction occurs because the different layer of earth atmosphere vary in terms of optical density. Some of the air layers are cold and act like a denser medium, whereas other layers of the atmosphere are comparatively warm and act like a rarer medium. देखो, दो चीज आपको यहाँ पे क्या समझनी है कि भैया, एक होती है कोल्ड एयर, एक होती है हॉट एयर, ठीक। जो हॉट एयर होती है ना, वो लाइटर होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जो आपकी कोल्ड एयर होती है, वो क्या होती है, वो थोड़ी भारी होती है, इसलिए आपकी कोल्ड एयर नीचे की तरफ दबी रहती है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया, जो आपकी हॉट एयर ऊपर उठी है और कोल्ड एयर नीचे उठी है, तो ये हॉट एयर लाइट है, इसलिए कैसा काम करती है, वो रेयरर जैसा काम करती है। और आपकी जो कोल्ड विंड है, कोल्ड एयर है, वो थोड़ी हाई हैवी है, तो ये कैसा काम करती है, ये डेंसर की तरह काम करती है, ठीक। किसके लिए रेयरर और डेंसर के लिए काम करती है, लाइट के लिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका सन है, ठीक। ये आपका सन है। अब बहुत सारी हॉट एयर है, कोल्ड एयर है, हॉट एयर है, कोल्ड एयर है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। तो आपकी व्हाइट लाइट आई, मान लो हॉट एयर है, अगर ये हॉट है तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, फिर ये रेयर, फिर ये डेंसर। अभी एग्जांपल के तौर पे समझो, ठीक। ये हॉट एयर, ये कोल्ड, ये हॉट एयर, ये कोल्ड एयर। हमने पढ़ा था कि जब लाइट जो है रेयर से डेंसर में जाती है, मान लो ये इसका नॉर्मल है, लाइट जब है रेयर से डेंसर में जाती है तो अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो मान लो हल्का से इधर बेंड हो जाएगी। फिर डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे, नॉर्मल से अवे जाती है, मान लो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे हो गई। फिर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो अवे ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। फिर ऐसे ऐसे करते वो कुछ ऐसे ऐसे करते हुए जाएगी, ठीक। तो ये जो चीज हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। यही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग एयर होती है और वो रेयरर और डेंसर की तरह काम करती है, ठीक। इसलिए उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है क्या, पर अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दो तीन चीजें देखने को मिलती है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब वो दो तीन चीजें क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली चीज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हम देखते हैं कि भैया तारे चमक रहे होते हैं, क्यों चमकते हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं चमकती हैं, तो वो क्यों चमकते हैं, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से चमकते हैं। अभी इतना याद रखो कि ट्विंकल ऑफ स्टार्स क्यों चमकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ। कैसे चमकते हैं, अब देखो। देखो, अभी अभी हमने पढ़ा, मान लो ये स्टार है ना, इसकी कुछ लाइट होगी। अब यहाँ पे कौन कौन आ गया, हॉट एयर आ गई, कोल्ड एयर आ गई, हॉट एयर आ गई, कोल्ड एयर आ गई। अब बिल्कुल ध्यान से समझो, मान लो स्टार की लाइट है, इसने भी ऐसी किया, इसकी भी लाइट रेयर से डेंसर में इधर हो रही है, डेंसर से रेयर में अवे हो जा रही है, रेयर से डेंसर में इधर, डेंसर से रेयर में इधर। तो अपने को कहाँ दिखेगी, अपने को यहाँ पे दिखेगी। अब आपको कोई भी चीज दिखती है ना, तो आप इधर उधर घूम घूम के आपकी नजरें नहीं जाती, जहां पे आपको चीज दिखती है आपकी लाइट जो है बिल्कुल सीधे सीधे जाती है। तो ये क्या होता है कि जो तारा जो होता है ना, वो होता कहीं और है पर हमें दिखता कहीं और है। ऐसा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज हमने देखा था कि एक ये चीज क्या बता रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। ये कहना क्या चाह रहा है कि देखो, हमने पढ़ा था कि जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी भैया। हमने पढ़ चुका है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी में, लाइट चैप्टर में पढ़ चुका है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो देखिए, जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, आपकी कोल्ड एयर है। और कोल्ड एयर कैसा काम कर रही है, डेंसर की तरह, डेंसर की तरह काम कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे नीचे आएगी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, लाइट की स्पीड कम होती जाएगी, ठीक। इसलिए इसने ऐसा चीज दिखाई है। बात समझ में आ गई। इसे पढ़ लेते हैं। The twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlights on entering the Earth's atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth. वो अर्थ तक पहुंचने से पहले तीन चार बार रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. अब हमें मालूम है कि एटमॉस्फेयर की लेयर में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो घटा, तो बढ़ा तो घटा, है ना। जैसे जैसे आती जा रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे नीचे आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड्स starlights towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. इसकी वजह से
हमें जो स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के ऊपर ही दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा आगे की तरफ दिखता है, ठीक। फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन। बात समझ में आ गई। पहली चीज क्या याद रखोगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे होता है कि देखो बहुत सारे लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक, तो वो रिफ्रैक्शन में कंटिन्यूसली अंडरगो जाती रहती है, ठीक। इसकी वजह से हमें जो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन ना दिख के अपेरेंट पोजीशन, मतलब थोड़ी ऊपर पोजीशन दिखती है उसकी। बात समझ में आ गई। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। इससे क्वेश्चन बनेगा तो खाली एक ही बनेगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो दो तीन एग्जांपल दे दीजिए तो आपको ट्विंकल ऑफ स्टार दे देना है, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक और चीज क्या होती है? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। देखो एक्चुअल में सनराइज पहले या बाद में जाता है और हमें बाद में दिखता है, ठीक। पढ़ते हैं। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। हमें जो सन है वो 2 मिनट पहले दिखता है सनराइज होने से, एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। क्यों दिखता है ऐसा? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। अब देखो, अब चाहे 2 मिनट बाद दिखे चाहे 2 मिनट पहले दिखे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो सूरज देखना रहता है, ठीक। हम पढ़ क्यों रहे हैं? बस आपको इतना समझाना चाह रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है, इसलिए उसने ये एक एग्जांपल उठा लिया आपको समझाने की वजह से, और कुछ इसमें कुछ बड़ी साइंटिफिक चीज नहीं है। पढ़ लेते हैं। By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun, the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon, the time distance between actual sunset, ठीक है। आपको इसमें भी वही चीज देखनी है कि भैया ये आपका अर्थ है, आपकी जो सन है ना, फिर से सन की लाइट आ रही है, उसके साथ भी क्या हो रहा है? दो तीन तीन चार लेयर है, उसके साथ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो मान लो सन यहाँ पर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे दिख रही है, तो आपको कहाँ दिखेगी? आपको सन यहाँ पे दिखेगा, पर एक्चुअल में होता कहाँ पे है? वो नीचे होता है, ठीक। इसलिए हमें सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखती है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखती है। बात समझ में आ गई? सिर्फ इतनी सी चीज है और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस। इससे ज्यादा और कोई मेन चीज आपको याद नहीं रखनी है अभी बोर्ड के लिए, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, उसके दो एग्जांपल कौन कौन से थे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और दूसरा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी थोड़ा बहुत लगभग लगभग वैसे ही पढ़ते हैं। Scattering of light is a phenomena that occurs when light rays deviate from their original path after striking an obstacle such as dust, gas molecule or water vapor। देखो स्कैटर मतलब, अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से मत देखो तो स्कैटर मतलब होता क्या है? मेरे हिसाब से मैं स्कैटर पहली बार समझूंगा तो ये समझूंगा बिखर जाना, एक टाइप का, ठीक। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि मान लो, जैसे सपोज के एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, मान लो कोई जा रहा था, एक कार जा रही थी। कौन जा रही थी? सिर्फ एग्जांपल के तौर पे देखना, एकदम साइंटिफिक वे में मत देखना, ठीक। ये एक कार जा रही थी तो उसे एक पत्थर पत्थर मिला। अब वो यहाँ से जाती तो टकराने के बाद इससे दूर हो जाती है, मतलब ऐसा तो है नहीं टकरा जाती तो एकदम सीधी सीधी जाती है, किसी चीज से टकराएगी तो वो इधर इधर मुड़ जाएगी। तो यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के पर्सपेक्टिव से देखे तो लाइट में भी यही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी ये चीज दिखाती है। बस कार की जगह लाइट होती है और पत्थर की जगह आपके क्या होते हैं? डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, ये आपकी लाइट आ रही है, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट और टाइनी पार्टिकल, जैसे मान लो ये आपके डस्ट टाइनी पार्टिकल्स है, ठीक। तो लाइट टकरा के इधर उधर मुड़ जा रही है, ये इधर, ये फिर इससे सनलाइट इससे टकराई इधर मुड़ गई, सनलाइट इससे टकराई इधर मुड़ गई। अब हमें ये मालूम है कि भैया जब सन की जो व्हाइट लाइट है टकराती है तो कितने कलर्स में? 7 कलर्स में बेंड हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि डस्ट टाइनी पार्टिकल से भी हम 7 कलर में बेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Scattering of light is a phenomenon that occurs when light rays deviate from their original path after striking an obstacle such as dust, gas molecule or water vapor, ठीक। For example, when white light from the sun enters the earth atmosphere, the light gets scattered by the dust particle, ठीक है। Free water molecules भी होते हैं and the molecules of the gases present in the atmosphere. This process is responsible for natural occurring phenomena such as Tyndall effect in the blue and red color of sky. Scattering of light समझ में आ गई। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दो फेनोमेना होते हैं, कौन कौन से? एक टिंडल इफेक्ट और ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द स्काई। जैसे कि हमें सब क्लियर, जब स्काई होता है तो हमें ब्लू कलर दिखता है,
अभी घर से बाहर जाओ, आसमान को देखो तो ब्लू दिखेगा, अभी मत जाना, खत्म होने के बाद जाना, ठीक है? ठीक है, वरना अभी चले आओगे। फिर हम जब सन सेट होता है तो हम देखते हैं कि हमारा रेड कलर हो रहा है, ठीक? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक? स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई? बाकी ये 2 चीज़ हम समझते हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं। देखिए, अब हमें क्या देखना है, टिंडल इफेक्ट होता क्या है? क्योंकि आपने टिंडल इफेक्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो चैप्टर 1 का है, उसमें देखो होता क्या है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। हमें मालूम कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हेट्रोजीनियस, मतलब एक एक ही टाइप की चीज नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग टाइप की पार्टिकल्स होते हैं, ठीक? इसमें बोला उसने कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में घूम रहे होते हैं। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल, ठीक? ये सब होते हैं। When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. अब मान लीजिए, देखिए क्या होता है, जैसे आपको ये इधर दिख रहा है कि जब ये जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही है, तो देखो अब आप जब देखोगे ना तो यहाँ से आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे, ठीक? तो वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या दिखा रहे हैं? वो इसकी बीम दिखा रहे हैं। किसकी बीम दिखा रहे हैं? आपके जो सन है उसकी बीम। अब इसको, ये जो जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? भैया क्या हो रहा है कि आपके ना एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, आपकी सनरेज उससे टकरा रही है, और वो जो चीजें वो क्या दिखा रही है, जिससे टकरा रही है, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स क्या दिखा रहे हैं? वो उसके पाथ दिखा रहे हैं। किसका पाथ? आपके सनलाइट का पाथ, या फिर जो रोशनी आ रही है उसका पाथ। अब ये जिस तरीके से हमको दिखता है ना, ऐसा पाथ टाइप का दिखता है ना, हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक? When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle gives rise to Tyndall effect. बात समझ में आ गई? फिर से इसमें आपको क्या समझना है कि टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक? इतनी बात समझ में। और कैसे क्या होता है टिंडल इफेक्ट, कि हमारी जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो जब लाइट बीम उससे टकराती हैं तो वो हमें क्या दिखाते हैं? वो हमें पाथ दिखाते हैं। किसका? लाइट रेस का, ठीक? इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? अगला बढ़ते हैं। लास्ट क्या है? वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? अब हम देखते हैं कि भैया जो खाली आसमान होता है उसका क्या, उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। देखो, दो चीज यहाँ पे मेन समझनी है। हमें मालूम था कि जब टकराती है व्हाइट लाइट तो 7 कलर में छोड़ती है, विब ग्योर में। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, विब ग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक? अब आप इधर देख रहे हो कि जो सबसे कम डेविएशन होता है ना, वो किसका होता है? रेड का। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? ब्लू का, ठीक? जैसे कि इधर दिख रहा है। तो जब व्हाइट लाइट, इसे अच्छा इसे पढ़ लेते हैं। The molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering of shorter wavelength at the blue and then light of a longer wavelength at the red end. देखो इसने क्या बोलना चाहा कि भैया आपके एयर में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमें मालूम कि सनलाइट से ना 7 कलर निकलते हैं। सनलाइट से क्या निकलते हैं? 7 कलर निकलते हैं, विबग्योर। तो जो सबसे कम वेवलेंथ की होती है, सबसे कम वेवलेंथ की, सबसे कम वेवलेंथ की कौन है? ये आपकी कौन सी? ब्लू, ठीक? सबसे कम वेवलेंथ की कौन सी? आपकी ब्लू। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है ना, उसको वो ज्यादा स्कैटर करते हैं। देख रहे हो ना, रेड जो जाती है वो सीधे 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 जाती है, पर जो ब्लू है वो ज्यादा बड़ी तो जा नहीं पाती। वेवलेंथ मतलब समझो कि ज्यादा दूर तक, इतना समझो। वेवलेंथ मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मैं एक रेड लाइट मारूंगा तो बहुत दूर तक दिखेगा कि हाँ भैया मैं रेड लाइट मार रहा हूँ, पर ब्लू लाइट मारूंगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं दिखेगा। वेवलेंथ मतलब इतना ही समझो कि ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। पर जो शॉर्टर वेवलेंथ है, मतलब कि ब्लू कलर है, तो जब पार्टिकल से टकराता है ना तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स है वो उसको इधर उधर पहुंचा देते हैं, ठीक? क्योंकि वो यहीं तक रह जाता है और रेड लाइट सबको काटते हुए सीधे निकल जाती है, इसलिए इतनी स्कैटर नहीं हो पाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें क्लियर स्काई में ब्लू कलर दिखता है, ठीक? द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। मतलब कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड लाइट की। वेवलेंथ मतलब ज्यादा दूर तक जाएगी, इतना ही समझो। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color. इसलिए ब्लू कलर को ही स्कैटर करते हैं क्योंकि सबसे शॉर्ट वेवलेंथ की यही है, ठीक? ये यहीं पर अटक जाती है, मतलब पार्टिकल के पास ही अटक जाती है, पार्टिकल से दूर नहीं जा पाती, इसलिए पार्टिकल इसको इधर उधर भेज देते हैं, टकराने के बाद इधर उधर भेज देते हैं।
ठीक, और रेड लाइट तो चीरते हुए सीधे निकल जाती है। द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उस पे फाइन पार्टिकल्स नहीं होते, फाइन पार्टिकल्स नहीं होते तो लाइट किसी से टकराती नहीं, लाइट टकराती नहीं तो स्कैटर नहीं होता, स्कैटर नहीं होता तो हमें कोई कलर दिखता ही नहीं। ठीक, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। The sky appears dark to a passenger flying at very high altitude as scattering is not prominent at such height। बात समझ में आ गई? ठीक, कुछ नहीं था। हमने जो आखिरी आखिरी में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है हमने उसे देख लिया। उसके वजह से दो चीज क्या होती है, आपके स्टार्स ट्विंकल होते हैं, ठीक, और आपका जो सनसेट और सनराइज वो डिले और जल्दी हो जाता है। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दो एग्जांपल थे। फिर हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ लिया। अब इसके दो एग्जांपल क्या थे, एक टिंडल इफेक्ट बनता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, और दूसरा ये कि हमारा जो कलर स्काई का है वो क्लियर में ब्लू दिखता है, सनसेट के टाइम रेड दिखता है। ठीक, बस इतनी सी चीज है जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाती है। इसको एज एग्जाम्पल के तौर पे याद करना है, वो तो मैंने इसलिए समझा दिया कि आप समझो कि होता कैसे है। ठीक, पूछेगा आपसे इतना ही कि किसके एग्जाम्पल लिए क्यों होता है, बस इतना ही पूछेगा। ठीक, तो इतना ही आपका था ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, मेनली सिर्फ कंसेप्ट है, आपको इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर कुछ गलती हो तो उसे भी बताइएगा। ठीक, तो इसकी एक्सरसाइज मैं देखता हूँ अगली वीडियो में करा दूंगा। आई होप आपको मैंने जितना पूरा चैप्टर पढ़ाया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।